आज की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है आज का, भारत की किस नदी में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं? आंसर होगा गंगा नदी में। गंगा नदी में। इसके अतिरिक्त और बताइए, गंगा नदी में भारत में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। अगर एग्जामिनर पूछे कि भारत की किस नदी में हीरे पाए जाते हैं, हीरे, तो कृष्णा। कृष्णा। किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? कृष्णा नदी। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ एक सुंदर सा शहर बताइए, विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश का सुंदर सा शहर विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। आगे बताओ, अगर पूछ ले कि भारत की कौन सी वो नदी है जो नदी सबसे ज्यादा बीहड़ का निर्माण करती है? कौन सी नदी भारत की सबसे ज्यादा बीहड़ का निर्माण करती है? तो आंसर यमुना नहीं लगाते, तब आंसर लगाते हैं चंबल। चंबल। यमुना जानते हो कब लगाते हैं? यमुना तब लगाते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा बीहड़ों का निर्माण करने वाली नदी है, तो आंसर लगा देंगे यमुना। बीहड़ तो समझते हैं, जंगल। नदी का क्षेत्र बहुत बड़ा था, अब नदी सिमटकर एक छोटे सीमित क्षेत्र में बहने लगी है, बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं बहती। और अब जहां आपने डाकुओं वाली फिल्में देखी, जहां डाकुओं घोड़े दौड़ते थे उन फिल्मों में, वो क्षेत्र क्या था? वो बीहड़ क्षेत्र कहलाता था। भारत की किस नदी में सबसे ज्यादा बीहड़ पाए जाते हैं? तो चंबल नदी में। और उत्तर प्रदेश की किस नदी में सबसे ज्यादा बीहड़ पाए जाते हैं? तो आंसर यमुना नदी में। आप बताओ, ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। और मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ियों से निकलकर किस नदी में विलय हो जाती है? चंबल, चंबल, केन, बेतवा, तीनों किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। भारत में एक नदी तंत्र है, छोटी मोटी बहुत सारी नदियां हैं, उनमें सबसे ज्यादा बड़ी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी है। बताओ, उत्तर प्रदेश में वो नदी कौन सी है जो नदी एक मैदानी क्षेत्र से निकलती है, जिसका उद्गम स्थल एक मैदान है, मैदान से निकलती है? कौन सी नदी बताओ? गोमती नदी। कहाँ से निकलती है? पीलीभीत। पीलीभीत की फुल्लर झील से। कहाँ से निकलती है? पीलीभीत की फुल्लर झील से। कौन सा शहर है नदी पे तट पर, गोमती नदी के तट पर बसा हुआ? लखनऊ। और बता दो कोई और हो तो। जौनपुर किस नदी के तट पर है? गोमती। जौनपुर गोमती नदी के तट पर। हाँ, आगे बताओ, अगला प्रश्न देखते हैं। जो फ्यूज तार है, फ्यूज तार, फ्यूज तार में होता है, प्रश्न तो यही आता है कि फ्यूज तार में होता है। सवाल क्या है? उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक। निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध, दोनों उच्च। कैसे? प्रतिरोध कैसा होता है? उच्च। प्रतिरोध होता क्या है? जो विद्युत धारा उसमें बह रही होती है, तो बहने वाली धारा को रोकने का कार्य करता है, रोकने का कार्य करता है। जैसे नदी बह करके आ रही हो, नदी का जल का स्तर बढ़ता जा रहा है और एक पेड़ उसके अंदर खड़ा हुआ है, जल का स्तर बढ़ गया और पेड़ एक बल लगा रहा है उसको दूसरी ओर धकेलने के लिए, उसको विद्युत धारा में अगर पढ़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे? प्रतिरोध। जो विद्युत धारा के बहने का विरोध करे उसे कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध कहा जाता है उसको। जिस प्रकार से घर्षण बल होता है, घर्षण बल दो ठोस पदार्थों के मध्य होता है। भाई, एक ईंट को फ्लोर पर लुढ़काया जाए तो ठोस के बीच में तो कौन सा हो गया? वो घर्षण बल हो गया, घर्षण बल। श्यानता, श्यानता दो गैसों के बीच में होती है। क्रैषण बल, क्रैषण बल होता है कि फर्श पर एक बाल्टी पानी बखेरा जाए तो पानी को रोकने का, बखेरने का, ज्यादा दूर तक नहीं है ना, कहीं तक तो सिमट जाएगा वो, उसके जो स्पीड के साथ गया था उसकी स्पीड को रोक दिया, ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ता चला गया। वो कौन सा बल है? वो क्रैषण बल है। उसी बल को विद्युत में क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध। और दूसरा शब्द है हमारा गलनांक। गलनांक क्या होता है? पिघल जाना, पिघल जाना। भाई, मेरे पास अगर एक लोहे की छड़ी है, लोहे की, और मेरे पास एक मोमबत्ती है, एक लोहे की छड़ है, एक मोमबत्ती है, दोनों को अगर गलाया जाए तो कौन सी पहले गलेगी? मोमबत्ती। तो उसका मतलब उसका गलनांक कैसा है? कम। उसको गलाने के लिए तापमान कैसा चाहिए?
कम, इसका मतलब थोड़ी सी गर्म होते ही वो पिघल जाएगी। अब जो फ्यूज तार है, फ्यूज तार किसका बना होता है? सीसा व टीन का, सीसा व टीन का बना होता है फ्यूज तार। अब बताओ जो फ्यूज तार है वो क्या जस्ते का बनाएंगे? क्योंकि गलनांक कैसा होना चाहिए? कम। भाई सीसा और जस्ता, ये जो सीसा और जो टीन है, इनमें विद्युत धारा आसानी से बहुत बढ़िया तरीके से बहती है कि बहुत मुश्किल के साथ बहती है? मुश्किल के साथ, बहुत कम बहती है ना। भाई सबसे अच्छी चालक कौन सा है? चांदी। अगर इसको चांदी का बना देते तो क्या फ्यूज तार पिघलता? नहीं। प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? उच्च, बहुत कठिनाई के साथ बहनी चाहिए ऐसी धातु हो फ्यूज तार के लिए। और गलनांक कैसा हो? एकदम जरा सी गर्म होते ही पिघल जाए, कम होना चाहिए। ये एक फ्यूज तार लगा हुआ है, ये एक फ्यूज तार जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा, यानी आवश्यकता से ज्यादा लोड ज्यादा पड़ेगा, लोड तो है ही ज्यादा, तो प्रतिरोध ज्यादा है, और ज्यादा बढ़ेगा तो ये पिघल जाएगा। तो दो बातें होगी। और बताओ तीसरा, दो सवाल हो गए हमारे। फ्यूज तार किस कैसे होते हैं? उच्च प्रतिरोध में गलनांक। फ्यूज तार किसके बने होते हैं? सीसा और टिन के। अगला और बता दो, फ्यूज तार किस क्रम में लगाए जाते हैं? श्रेणी क्रम में। फ्यूज तार श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब यही है कि अगर पूरी एक लाइट लगी पड़ी है और वो लाइट, एक लाइट अगर फेल हो जाए तो कोई सी नहीं जलेगी, तो समझ लो वो श्रेणी क्रम है। ये सिस्टम परिपथ को भंग तो कर देता है, अज्जाई विद्युत धारा रुक जाती है। ये लाइटें लगी पड़ी हैं इतनी सारी, ये क्या एक लाइट अगर ऑफ कर दी जाए तो क्या जलनी बंद हो जाएंगी? नहीं। ये कौन सा क्रम है? समानांतर क्रम। घरेलू उपकरण किस क्रम में लगाए जाते हैं? समांतर। फ्यूज तार श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आगे बताओ, एक पर्व है जल्लीकट्टू, एक पर्व है जल्लीकट्टू। आपको बताना है कि जो जल्लीकट्टू पर्व राज्य तो आपको पता है। कितने अभ्यर्थियों ने पहली बार सुना है? पहली बार सुना है? सुना तो सभी ने है। तमिलनाडु का पर्व, एक प्रतियोगिता समझो। अब आपको यह बताना है कि जल्लीकट्टू जो प्रतियोगिता है वो किस पर्व के समय में की जाती है? को पोंगल। तमिलनाडु का प्रमुख पर्व कौन सा है? पोंगल पर्व है। और जब पोंगल पर्व का आयोजन होता है तमिलनाडु में, तो उस समय में एक बैल होता है पूरा, सबसे जो वो हो ना अड़ियल बैल, वो वाला बैल होता है, बहुत ताकतवर सा। और उस बैल को पोंगल पर्व के समय में एक जो जैसे अपने गांव में बाजार लगता हो किसी स्थान पर, तो ऐसी जगह पर उसको बांध लिया जाता है खूंटा गाड़ कर, बहुत तकड़ा सा। और उसके बाद दो चार पहलवान लोग होते हैं और उस बैल के सींगों पर तेजाब डाला जाता है, गर्म पानी डाला जाता है, मारा पीटा जाता है उसको, उसकी आंखों से लाल पट्टी बांध दी जाती है, उसका क्रोध दिलाया जाता है, उसको आड़ चुभाई जाती है, उसके पूरा तड़पाया जाता है उसको। जब वो पूरा क्रोधित हो जाता है ना, तो उसकी रस्सी को काट दिया जाता है। जो चार पांच पहलवान लोग होते हैं वो उसको परास्त करने का प्रयास करते हैं, उसको हराते हैं, उसको गिराते हैं, और जो भी पहलवान उसको गिरा देता है वो विजेता घोषित होता है। और वो बैल गांव में भागता फिरता है, व्यक्तियों के पीछे भागता फिरता है। लोग अपनी गैलरी में खड़े होकर, छतों के ऊपर खड़े होकर के इस प्रतियोगिता को देख रहे होते हैं। तो जल्लीकट्टू पर्व है, और इस जल्लीकट्टू पर्व पर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध भी लगा दिया था। कोर्ट ने इस पर लगा दिया था प्रतिबंध। क्या कहा था कि भाई ये जल्लीकट्टू पर्व ऐसा पर्व है कि इस पर्व में बेचारे निर्जीव को सताया जाता है। प्रतियोगिता का एंजॉय आप कर रहे हो, उपहार आपको मिलेंगे, निर्जीव को सताया जा रहा है, ये प्रतियोगिता बंद होनी चाहिए। बंद हो गई। उसके पश्चात तमिलनाडु के लोगों ने उपद्रव करना शुरू कर दिया, धरनेबाजी शुरू कर दी कि ये तो हमारी पारंपरिक परंपरा है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखलंदाजी करने की क्या मतलब है। तो कोई नहीं, जब आंदोलन हुए उसके बाद एक मुद्दा लाए निकाल करके जल्लीकट्टू पर्व मनाने वाले लोग, तमिलनाडु के लोग, कि एक बात बताओ कि जब हम जल्लीकट्टू पर्व मना रहे हैं तो आप कह रहे हो कि बेचारे निर्जीव को सताया जा रहा है, लेकिन इस्लाम धर्म में जब ईद मनाते हैं तो इतने सारे पशुओं की हत्या कर दी जाती है, लगाओ बैन उस पर भी। और सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है खड़ा खड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम भी मनाओ। फिर शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इसको। ये था जल्लीकट्टू। किस राज्य से संबंधित था? तमिलनाडु राज्य से। किस पर्व पर? पोंगल। अच्छा, एक पर्व और बताया मैंने आपको, ये ओणम, केरल का। और जब केरल में ओणम पर्व मनाया जाता है तो उस समय कौन सी प्रतियोगिता होती है? नौकायन की प्रतियोगिता। केरल में जो वेम्बनाड झील है, उस झील के अंदर जो वेलिंगटन द्वीप है, उस वेलिंगटन द्वीप से नौकाओं की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसमें किसी को नहीं सताया जाता। यह बहुत बढ़िया प्रतियोगिता है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो इसके मिल जाएंगी आपको। आगे बताएंगे, एक नृत्य है भवाई नृत्य है।
हाँ जी, हाँ जी। भवाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित नृत्य है? भवाई नृत्य नोट करेंगे, राजस्थान से। भवाई नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान राज्य से। भवाई नृत्य राजस्थान। पिछले दिनों एक नृत्य मैंने आपको पढ़ाया कि करगम, करगम लोक नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तमिलनाडु। करगम लोक नृत्य जुड़ा हुआ है तमिलनाडु से। भवाई राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित भवाई नृत्य। नेक्स्ट, किसे कहते हैं मराठा मैकियावेली? मराठा मैकियावेली किसे कहा जाता है? नाना फडणवीस को मराठा मैकियावेली के नाम से किसे जाना गया? मराठा मैकियावेली के नाम से जाना गया नाना फडणवीस को। मराठा मैकियावेली। मैकियावेली के बारे में बता दो एक दो बातें, क्या जानते हो? एक पुस्तक थी द प्रिंस, याद है किसी को कुछ? द प्रिंस पुस्तक की रचना किसने की थी? मैकियावेली ने। द प्रिंस पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मैकियावेली। मैकियावेली किस देश का निवासी था? स्पेन का? नहीं, शायद इटली पढ़ाया है, देख लेना चलो जिसका भी है। फिलहाल एक सवाल सुन लीजिएगा आप। लिखाया मैंने आपको कि मैकियावेली की द प्रिंस पुस्तक की तुलना भारत की किस पुस्तक से की जाती है? चाणक्य के अर्थशास्त्र से। एक बार और सुनिएगा सवाल। द प्रिंस पुस्तक किसकी पुस्तक है? मैकियावेली की। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस की तुलना भारत की किस पुस्तक से की जाती है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक से। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य ने। चाणक्य ने, चाणक्य ने। अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे और चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी दीक्षाएं देकर उनको राजा बनाया था मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य में मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया कि प्रचलित मुद्रा क्या कहलाती थी? पर्ण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को पर्ण कहा जाता था। और पंचमार्क सिक्के भी किस काल में प्रचलन में आए थे? मौर्य काल में। मौर्य काल में प्रचलन में आए थे। बताइएगा, भारत का कौन सा वो मुगल शासक था जिस मुगल शासक ने अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी से आगरा स्थानांतरित किया था? दिमाग लगाओ, आंसर बताओ। अकबर। अकबर। गलत बातें बताओगे। अकबर। गलत बातें बताओगे। राजधानी कहां से कहां? फतेहपुर सीकरी से आगरा। पहले तो आप मुझे ये बात बताइएगा कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया किसने था? फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर ने बनाया था ना भाई, अकबर ने बनाया। कैसे? क्योंकि अकबर की जो पत्नी थी जोहदा, उसके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था और फिर उसने शेख सलीम चिश्ती से कहा कि भाई आप आशीर्वाद दे दो और आप हमारे पास रहने लग जाओ और मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र का जन्म और शिक्षा दीक्षा भी आपके सामने हो, आपके नेतृत्व में हो। शेख सलीम चिश्ती ने कहा मैं हूं सूफी सन्यासी और मेरा नहीं है महलों में रहने का काम, मैं नहीं छोड़ दूंगा अपना शहर, मैं तो यहीं रहूंगा। अकबर ने क्या कार्य किया? अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया था ना, वहां उसकी राजधानी लगती थी। अकबर ने फिर फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया 1571 में और उसको अपनी राजधानी बना लिया। लो अब तुम नहीं जाओगे तो हम खुद यहाँ रहेंगे। और उन्हीं के आशीर्वाद से जन्म हुआ किसका? जहांगीर का। शेख सलीम चिश्ती के नाम से। और नाम भी क्या रखा गया? सलीम। जहांगीर का मूल नाम सलीम। और फिर राजधानी भी कहाँ लगी? फतेहपुर सीकरी। और उसके बाद अकबर का समय तो वहां बीता, उसके बाद जहांगीर राजा बना तो जहांगीर ने अपनी राजधानी फिर से कहां बना दी? आगरा। मेरा सवाल भी क्या था कि अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से आगरा किसने बनाई? आंसर क्या है? जहांगीर ने। अगला सवाल आप मुझे बता दो कि आगरा से दिल्ली राजधानी किसने बनाई? आगरा से दिल्ली राजधानी किसने बनाई? शाहजहां ने। आपको याद होगा कि अकबर, उसके जहांगीर के बाद आया शाहजहां और शाहजहां ने के काल को, शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार कहा गया। शाहजहां ने बहुत सारे स्मारक बनवाए। उसने दिल्ली का लाल किला भी बनवाया। आगरा का किसने बनवाया था? अकबर ने। और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने। तो आगरा के किले से दिल्ली के लाल किले में राजधानी कौन ले गया? शाहजहां ले गया। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद है। दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद का नाम निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब। किसे कहते हैं मराठा मैकियावेली? नाना फडणवीस। करगम लोक नृत्य तमिलनाडु, भवाई राजस्थान,
जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु से संबंधित है। जल्लीकट्टू एक विद्रोह था, उलगुलान विद्रोह। उलगुलान विद्रोह के बारे में आप मुझे बता दो, क्या जानते हो? उलगुलान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह नहीं याद आया? मुंडा विद्रोह ही को ही क्या कहा गया था? मुंडा या उलगुलान विद्रोह। और मुंडा विद्रोह को ही कहा गया उलगुलान विद्रोह। झारखंड के राज्य से चलाया गया था। और मुंडा विद्रोह कैसा विद्रोह था? जनजातीय। ईसाई जो लोग थे भारत में, अंग्रेज जो आए थे ईसाई, वो इन जनजाति के लोगों को, मुंडा जनजाति के लोगों को जबरदस्ती ईसाई बना रहे थे कि हमारे धर्म को कबूल कर लो, हमारे धर्म के लोगों में बढ़ोतरी हो जाएगी। इन्होंने उसका विरोध किया तो विद्रोह किया। और इनका मुख्य नेता कौन था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा को ही कहा जाता है मुंडा जाति का भगवान। बताइए कहाँ से चला था? झारखंड के रांची से। मुंडा विद्रोह कहाँ से चला? झारखंड के रांची से चला था, झारखंड के रांची से। आगे बताइए। भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया था, 71वां 91वां संशोधन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताइए किससे संबंधित था? 91वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? जल्दी बताओ। 91वां संविधान संशोधन नहीं याद आया? नहीं, 91वां जो संशोधन था, इस संशोधन के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण कार्य किया गया था इसके अंतर्गत कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। नहीं? अच्छा बताओ, पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या को सीमित कर दिया गया था। तो 91वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 2003 में लागू कर दिया गया था। 91वां संशोधन 2003 के अंतर्गत हुआ था। ये 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। 92वां तो याद ही होगा भाई। 92वां जो संशोधन था वो तो याद ही होगा। 92वां संशोधन के कब हुआ? 2003 में हुआ। इसके अंतर्गत बता दो कौन सा कार्य हुआ था? अच्छा कार्य हुआ था इसके अंतर्गत, बहुत बढ़िया एकदम। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी। बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी, ये 4 भाषाएं भारतीय संविधान में इसके अंतर्गत जोड़ी गई थी। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत इनको जोड़ा गया था। बताओ, आगे बताओ। एक स्टेडियम है, कीनन स्टेडियम, कहाँ है? कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में कीनन स्टेडियम है। और जमशेदपुर को बसाया किसने था? जमशेद जी टाटा ने बसाया। जमशेद जी टाटा ने। क्या कहते हैं जमशेदपुर को? भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। और जमशेदपुर लोहा अयस्क के लिए जाना जाता है। मतलब यहाँ पर क्या है? इस्पात संयंत्र है। और इस्पात संयंत्र पूरी दुनिया का फेमस शहर कौन सा है? पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग कहाँ पड़ता है? रूस में। और उसी से कंपेयर करते हुए जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग की संज्ञा दी जाती है। और भारत में इस्पात मैन की संज्ञा किसे देते हैं? जमशेद जी टाटा को। भारत का इस्पात मैन। लेकिन कह दे कि भारत का आयरन मैन किसको कहते हैं, तब क्या करोगे? भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का। और भारत में आयरन लेडी किसको बोलते हैं? इंदिरा गांधी को। विश्व की आयरन लेडी मार्गरेट थैचर को कहा जाता है। कीनन स्टेडियम कहाँ हो गया? जमशेदपुर के अंदर कीनन स्टेडियम है। आगे बताओ। धर्मशाला। धर्मशाला में भी एक स्टेडियम है, ये कहाँ है? धर्मशाला। किस राज्य ने इसको अपनी राजधानी बनाया? पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के 3 प्रमुख दर्रे हैं जिनको एग्जामिनर पूछता है, बताइएगा जल्दी। रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा और एक सिपकीरा दर्रा। तीनों दर्रे कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं तीनों दर्रे, बाड़ा लाचा, सिपकीरा दर्रा और एक रोहतांग दर्रा। बाकी बताओ केरल में कौन सा है? पालघाट दर्रा। महाराष्ट्र में थार घाट और भोर घाट, ये दर्रे हैं। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? विश्व का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? कराकोरम दर्रा।
और कराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? जो कश्मीर में, उधर लद्दाख वाले क्षेत्र में, कश्मीर में, बल्कि कराकोरम दर्रा दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। हाँ, क्या कौन सा है भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला नेशनल पार्क उधर लद्दाख में? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला। आगे लिखिएगा नेक्स्ट, वर्ष 1939 ईस्वी को बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? कार्यानंद शर्मा ने। अंबारी सत्याग्रह, अंबारी सत्याग्रह कब? 1939, 1939 में। कहाँ से? बिहार से। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? आंसर है कार्यानंद शर्मा। कार्यानंद शर्मा ने किया अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व। आगे एक और देखते हैं। नेक्स्ट अच्छा सवाल है कि विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण। विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। बताओ आगे कि ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज्य युद्ध का जिक्र मिलता है? 7वें मंडल में। भाई ये पढ़ाया कि 10 राजाओं के एक संघ को भरत जन के मुनि सूदास ने रावी या परुष्णी नदी के तट पर हरा दिया था। यह जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलती है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से है। नदियों का जिक्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। और सोम देवता को समर्पित ऋग्वेद का पहला मंडल, 9वां मंडल है। 9वां मंडल। तो बाकी पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।